और देखिए महज आधे घंटे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के और 3 देशों को मिलिट्री ऑपरेशन की खुली धमकी दे दी है। ट्रंप ने कोलंबिया, मेक्सिको और क्यूबा को मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी यहां पर दी है। इससे पहले वेनेजुएला के बाद अब मेक्सिको और क्यूबा को भी धमकाते हुए यहां पर ट्रंप नजर आ रहे हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि एक तरीके से जिस तरीके से यहां पर मादुरो की गिरफ्तारी यहां पर की गई ट्रंप की ओर से, तो वो ये तो कह रहे थे कि ड्रग तस्करी का उन पर बहुत बड़ा आरोप था इस वजह से। लेकिन एक जो दूसरा एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो इस वजह से भी क्योंकि ट्रंप बार बार ये बयान दे चुके हैं कि ये तमाम जितने भी एरिया है ये अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए भी वो उन पर कब्जा कर सकते हैं। अब देखिए ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको की सरकारों को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की धमकी दी और कहा कि उन्हें वेनेजुएला जैसा मिलिट्री ऑपरेशन अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कोलंबियाई सरकार एक बीमार आदमी चला रहा है। उनका इशारा राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की ओर इशारा था। ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला की तरह कोलंबिया भी कोकीन प्रोडक्शन और अमेरिका में ड्रग्स तस्करी में शामिल है। इसके साथ ही ट्रंप ने क्यूबा को भी धमकाया है। उन्होंने कहा कि क्यूबा में अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत शायद इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि यह देश खुद पतन के करीब है। वहीं ट्रंप ने मेक्सिको को भी आंखें दिखाई। उन्होंने कहा कि अमेरिका को मेक्सिको के साथ कुछ करना होगा और अगर मेक्सिको ऐसा नहीं चाहता है तो उसे बिना कोई बहाना बनाए अपना काम ठीक करना होगा। ये चेतावनियां अब अलग 3 देशों को भी यहां पर दे दी गई है। ग्रीनलैंड है, मेक्सिको है, ये 3 देश ऐसे हैं, क्यूबा, जहां पर अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई है। यानी जो हालात आपने हाल ही में वेनेजुएला में यहां पर देखे, कुछ वैसे ही हालात आने वाले दिनों में इन 3 देशों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर सैन्य कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी को जिस तरीके से वेनेजुएला से उठाकर अमेरिका न्यूजीलैंड ले आया, उसके बाद अब वहां पर जो कोर्ट है, कोर्ट में उनकी कार्रवाई चलेगी और उन पर जो आरोप यहां पर लगे हैं भ्रष्टाचार के, ड्रग्स तस्करी के, जो ड्रग्स लगातार सप्लाई करवा रहे थे अमेरिका के अंदर भी और बहुत ज्यादा मात्रा में, आपको बता दें जो वेनेजुएलन्स थे वो अमेरिका भी जाते थे, इल्लीगल तरीके से वहां पर रहते थे, उसको लेकर भी गुस्सा लगातार ट्रंप के मन में बना हुआ था। 13 साल से लगातार वेनेजुएला की सत्ता में यहां पर मादुरो थे और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी यहां पर लगते आए हैं शुरुआत से ही। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ड्रग्स तस्करी में वो इन्वॉल्व थे, कोकीन और अलग अलग तरीके की ड्रग्स की सप्लाई वो अमेरिका तक इल्लीगल तरीके से करवाते थे, जिसकी वजह से अमेरिका में लोग इससे प्रभावित होते थे। वहां के युवाओं को नशे की आदत लगने लगती थी और इसके अलावा मशीन गन्स का जो खेप है उस पर कब्जा जमाना जो अमेरिका की तरफ आनी थी, लेकिन उस पर भी वेनेजुएला और मादुरो अपना कब्जा जमा लेते थे, जो कि रणनीतिक लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. That Cuba is ready to fall, you know. Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. तो सुना आपने ट्रंप यहाँ पर क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो और देशों को भी चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो खुद को शांति दूत भी कह चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि कई देशों के युद्ध को उन्होंने रुकवाया है, लेकिन अब जिस तरीके से वो सैन्य कार्रवाई करते हुए इस साल दिख रहे हैं, उससे शांति दूत तो लगते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे और देशों में भी तनातनी और जो स्ट्रेस है वो बढ़ सकता है। देखिए जो लोग समझ रहे थे कि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप शांति से बैठ जाएंगे, उन्हें ट्रंप ने अपने ताजा बयान से अब चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा बहुत जरूरी है। वहीं ईरान भी ट्रंप की नजर में बहुत दिनों से खटक रहा है। ये तमाम ऐसे देश हैं जिनको लेकर बहुत पहले से ही चेतावनी यहां पर लगातार ट्रंप की ओर से दी जा रही है। और खास बात आपको ये भी बताएं, मादुरो जो कि इससे पहले वेनेजुएला की सत्ता संभाल रहे थे, पिछले साल सितंबर के महीने में उन्होंने ट्रंप से कहा था, आओ मैं यहीं पर बैठा हूं और मुझे गिरफ्तार कर ले जाओ, और एक तरीके से इस चुनौती को चैलेंज की तरह समझा ट्रंप ने और वहां गिरफ्तारी भी अब उनकी हो चुकी है। देखिए वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए कहा कि उनके देश को ग्रीनलैंड की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड इस समय बेहद अहम और स्ट्रैटेजिक इलाका बन चुका है।
ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी जहाज मौजूद हैं जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड अपने पास रखे और यूरोपियन यूनियन को इसकी जानकारी है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. और अमेरिका में निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। निकोलस के समर्थक उस ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर के बाहर इकट्ठा हो गए जहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को रखा गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मादुरो की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार को किसी संप्रभु देश में जाकर खुलेआम ये कहने का कोई हक नहीं है कि हम आपका तेल लेंगे, आपका सोना लेंगे और हम संसाधनों का फायदा उठाएंगे। वहीं वेनेजुएला की राजधानी काराकास में मादुरो के समर्थकों ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं और वो थोपी गई सरकार को नहीं मानेंगे और न ही अमेरिका की मनमानी बर्दाश्त करेंगे। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, वहां पर ये वो लोग हैं जो मादुरो के समर्थक हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मादुरो पर भ्रष्टाचार के भी इससे पहले आरोप लग चुके हैं। वहां की जो जनता है, वहां का जो विपक्ष है, उन पर कई तरीके के आरोप इससे पहले लगा चुका है। इसके अलावा हाल ही में नोबेल पीस प्राइज विजेता जो मारिना मचोडा थी, आपको बता दें उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था वहां के चुनाव लड़ने से। और वहीं साउथ कोरिया में ट्रंप के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन भी अब हुआ जिसने सभी का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों ने साउथ कोरिया में अमेरिकी दूतावास के सामने ट्रंप के दो अलग अलग कटआउट लगाए हैं। एक कटआउट में ट्रंप को मास्क, राइफल और तेल का कंटेनर पकड़े दिखाया गया है। स्तर पर लिखा गया था माय ऑयल। वहीं दूसरे कटआउट में ट्रंप को बंधक भी दिखाया गया है। इसमें ट्रंप घुटने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें रस्सी से बांधा गया था। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में होर्डिंग्स लिए ट्रंप के वेनेजुएला ऑपरेशन का विरोध करते नजर आए। और इधर ईरान पर भी अमेरिका अपनी नजरें बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के हालात पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है, अगर ईरानी सरकार ने विरोध को दबाने के लिए लोगों को मारना शुरू किया तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. और इधर ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास मॉस्को भागने का एक बैकअप प्लान तैयार है। अगर ईरान में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसे तख्तापलट की नौबत आई तो खामनेई देश छोड़ देंगे। खबर है कि अगर खामनेई जनविरोध को दबाने में नाकाम रहते हैं तो वो अपनी करीब 20 करीबियों, सहयोगियों और परिवार के साथ देश छोड़ देंगे। ईरानी मीडिया के एक अखबार ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया है। हाल ही में कई सारे प्रदर्शन ईरान में यहाँ पर हुए और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, उनको अमेरिका इससे पहले भी चेतावनी दे चुका है और अब तो उनके ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब आपको वर्ल्ड मैप के जरिए दिखाते हैं कि वेनेजुएला के बाद दुनिया के जिन 5 देशों पर ट्रंप की नजर है, उन देशों की लोकेशन क्या है और अमेरिका से उन देशों की दूरी आखिर कितनी ज्यादा है। अब आप पूरा मैप यहां पर देखिए। ट्रंप का जो अगला टारगेट है वो कुछ 5 देश, हमें 5 देश कौन कौन से हैं। पहला तो वेनेजुएला हो ही चुका है। वेनेजुएला के बाद और देश हैं जिन पर वो लगातार अपनी निगाहें यहां पर टिकाया हुआ है। अब क्यूबा है सबसे पहला देश। देखिए पहले तो कोलंबिया जिसकी जो दूरी है अमेरिका से, ये अमेरिका यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कोलंबिया देख रहे हैं। 3800 किलोमीटर यहाँ पर दूरी है कोलंबिया की। इसके अलावा आता है ग्रीनलैंड, जिसको उन्होंने धमकाया है हाल ही में। 3300 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर रूस और चीन का भी जो राज है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए अमेरिका बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसके अलावा क्यूबा भी यहाँ पर आता है। कोलंबिया, ग्रीनलैंड, क्यूबा और भी 2 अन्य देश ऐसे हैं जिस पर अमेरिका की निगाह लगातार टिकी हुई है, यानी यहाँ पर भी हालात वेनेजुएला जैसे हो सकते हैं। अब है मैक्सिको की दूरी आप देखिए 3000 किलोमीटर लगभग यहाँ पर बताई जाती है अमेरिका से। बहुत दूर नहीं है, बहुत पास है, इसलिए रणनीतिक रूप से भी अमेरिका के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। फिर आता है क्यूबा जिसकी दूरी 1800 किलोमीटर है, ये सबसे कम है। आप देखिए अमेरिका और फिर 1800 किलोमीटर की दूरी पर ये क्यूबा, इसीलिए क्यूबा पर भी अमेरिका और ट्रंप की नजर यहाँ पर लगातार है।
अब जो इसके बाद देश है वो ईरान। काफी ज्यादा दूरी आप कह सकते हैं, दोनों अलग अलग छोर पर हैं, पर ईरान पर बहुत पहले से ही नजर यहां पर है, क्योंकि इजरायल और ईरान का जब युद्ध हुआ था तो भी अमेरिका ने चेतावनी यहां पर दी थी। उस वक्त भी खामनेई को 10,200 किलोमीटर की दूरी आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये 5 देश ऐसे हैं वेनेजुएला के बाद जिस पर अमेरिका और ट्रंप की नजर है। अब वेनेजुएला में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में 32 क्यूबाई नागरिकों की मौत हो गई है। यह दावा खुद क्यूबा की सरकार ने ही किया है। क्यूबा की सरकार ने कहा है कि वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के दौरान यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में 32 क्यूबाई नागरिकों की जान चली गई। क्यूबा सरकार ने मृतकों के सम्मान में 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। आज और कल क्यूबा में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका का यह कहना था कि उनकी फोर्सेस ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि कुछ घायल जरूर हुए होंगे, ये उन्होंने जरूर कहा, लेकिन कोई भी नहीं मारा गया है, ये उनका कहना था। देखिए 3 दिन पहले से प्लानिंग चल रही थी यहां पर गिरफ्तारी की, लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था इसलिए जो विमान थे अमेरिकी विमान वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए 3 दिन बाद जब मौसम थोड़ा साफ होता है उसके बाद यहां पर गिरफ्तारी होती है मादुरो की। और आपने वो तस्वीर भी देखी जब मादुरो यहां पर गिरफ्तार होते हैं। पूरा कोर्ट केस चलेगा, ये अमेरिका में एक कोर्ट केस चलाया जाएगा जहां पर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। वेनेजुएला की सरकार की ओर से भी एक पक्ष सामने होगा और दूसरा होगा अमेरिका की ओर से। अब वेनेजुएला ये जरूर कह सकता है कि आपने इल्लीगल तरीके से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से पकड़ा है, लेकिन वहां पर इसको लेकर नियम कुछ और कहते हैं। दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी। हर देश में ट्रंप क्यों देना चाहते हैं दखल। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर कई और देश। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ एक देश तक सीमित कार्रवाई थी या फिर ये ट्रंप की नई विदेश नीति की शुरुआत है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान साफ संकेत देते हैं कि अमेरिका अब खुलकर उन देशों में दखल देना चाहता है जहां या तो अमेरिकी हितों को चुनौती मिल रही है या फिर चीन और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया की बारी। लैटिन अमेरिकी देशों पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने बयानों में बार बार वेनेजुएला के तेल का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ तानाशाही खत्म करने की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और अमेरिकी कंपनीज के हितों से भी जुड़ी थी। अब ट्रंप की नजर कोलंबिया पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका की ड्रग नीति और लैटिन अमेरिका में उसके दखल के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि कोलंबिया में ड्रग्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। असल वजह यह भी है कि पेट्रो की वामपंथी सरकार अमेरिका की बजाय अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े फैसले खुद करना पसंद करती है और सामाजिक सुधारों पर जोर देती है, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से टकराता है। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. क्यूबा में समाजवादी मॉडल को खत्म करने की कोशिश। क्यूबा लंबे समय से अमेरिकी निशाने पर रहा है। ट्रंप क्यूबा को फेलिंग नेशन बताते हैं। वेनेजुएला से सस्ती ऊर्जा मिलने के चलते क्यूबा कई सालों तक टिका रहा, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन मानता है कि दबाव बढ़ाकर समाजवादी शासन को कमजोर किया जा सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ क्यूबा नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को ये संदेश देना है कि समाजवादी सरकारों को कीमत चुकानी पड़ेगी। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know how if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स और अमेरिका की घरेलू राजनीति। मेक्सिको को लेकर ट्रंप का रुख दोहरा रहा है। एक तरफ वे ड्रग कार्टेल्स को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं, तो दूसरी तरफ ये मुद्दा उनके घरेलू वोट बैंक से भी जुड़ा है।
ट्रंप जानते हैं कि मेक्सिको सीमा, ड्रग्स और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे अमेरिकी चुनावों में बड़ा असर डालते हैं। सैन्य कार्रवाई की धमकी देकर वो मेक्सिको पर दबाव भी बनाते हैं और अपने समर्थकों को सख्त छवि भी दिखाते हैं। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. ट्रंप की दखल अंदाजगी सिर्फ लैटिन अमेरिकी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई और देश भी हैं जहां उसका निजी हित सबसे ऊपर है। ग्रीनलैंड में चीन रूस के खिलाफ अमेरिका। लैटिन अमेरिका से बाहर ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जहां ट्रंप के मुताबिक चीन और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि अगर अमेरिका यहां प्रभाव नहीं बढ़ाता तो भविष्य में सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है। खनिज संसाधन और सैन्य ठिकानों की संभावना भी इसकी बड़ी वजह है। फिलहाल ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का नियंत्रण है, जो नेटो का भी सदस्य है, लेकिन ट्रंप इससे बेफिक्र होकर लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की करीब 57,000 आबादी में से ज्यादातर लोग डेनमार्क से आजादी चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनना नहीं चाहते। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. ईरान पर अमेरिका बना रहा है दबाव। ईरान को लेकर ट्रंप की नीति पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने खुली चेतावनी देकर यह संकेत दिया कि अमेरिका शासन परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करता। इसके अलावा ट्रंप प्रदर्शनकारियों का साथ देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठसक बनाए रखना और तेल आपूर्ति मार्गों पर नियंत्रण रखना है। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और ताकत की भाषा बोल रहा है। दरअसल ट्रंप की ये रणनीति 3 आधारों पर टिकी है। पहला, अमेरिकी आर्थिक हित, खासकर तेल और संसाधन। दूसरा, चीन और रूस के प्रभाव को रोकना। और तीसरा, घरेलू राजनीति, जहां सख्त विदेश नीति उन्हें मजबूत नेता के तौर पर पेश करती है।